नाउ हम लोगों ने लास्ट पार्ट में, लास्ट लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ा था, जाना था, और सम पॉइंट्स ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में जाना था। फिर फर्दर हम क्या करते हैं, आगे के पॉइंट को देखते हैं। इसमें क्या है कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है उसे हम जानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, सब वन डायमेंशन में हो रहा है। ठीक है, ये बॉडी है m1, ये बॉडी है m1 मास का है और मूव कर रहा है u1 से, u1 वेलोसिटी से, और ये दूसरा बॉडी है b, m2 मास का है, मूव कर रहा है u2 से। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो गई v1 a की और b की हो गई v2। ठीक है, तो आप कोलिजन किसी भी टाइप का हो, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट होता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। ये मोमेंटम को आप कंजर्व करें, क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2, ये सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है। इसको आप फाइनल मोमेंटम के बराबर करें तो क्या लिखेंगे, m1v1 प्लस m2v2, ये सिस्टम का क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। ये हम करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन में। बट अगर आप ये मान ले कि सिस्टम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तब क्या होगा, जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये ब्लॉक आपस में क्या होगा, टुगेदर हो जाएगा, चिपक जाएगा और फाइनली दोनों एक साथ मूव करेगा। ये मूव कर रहा है u1 से, ये मूव कर रहा है u2 से। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये m1 और m2 दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा और दोनों फाइनली कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेगा। तो अगर ये दोनों आफ्टर कोलिजन सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, यानी कि अगर दोनों चिपक जाएगा एक साथ और टुगेदर मूव करेगा तो कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, इस कॉमन वेलोसिटी को निकाल सकते हैं मोमेंटम का कंजर्वेशन करके, कि आपके पास इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम है आपके पास m1u1 और m2u2, ये इनिशियल मोमेंटम है। फाइनल मोमेंटम आपके पास कितना आ गया, m1 प्लस m2 इंटू v। तो यहां से आप फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे मोमेंटम को कंजर्व करके। और ये कौन सा केस है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, कि कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि दोनों बॉडी चिपक कर एक साथ चलना शुरू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2, ये बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v। आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गया v इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया था इन इलास्टिक कोलिजन में, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहाँ पे आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करें। जब आप इस केस में फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो आपको कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इस दोनों ब्लॉक की कितनी है, 0 है, दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहा है। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, u1 माइनस u2 होगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपने ये देखा कि अगर कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो पार्टिकल का जो सिस्टम का जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो तो आपने ये देखा था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। और अगर कोलिजन पार्शियली इलास्टिक हो, सॉरी इन इलास्टिक हो, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो होता है v2 माइनस v1 अपॉन
u1 माइनस u2, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो पॉजिटिव में होगा। अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप इसे पॉजिटिव कर लेना, ठीक है। जो पहले वाला जो केस था कि अगर ये कॉमन वेलोसिटी से मूव ना करके दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करें, जैसे ये m1 v1 से मूव करें और m2 v2 से मूव करें, तो उस केस में जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो ये होगा v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इसका जो वैल्यू होगा बिटवीन क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। तो आपने ये देखा कि जो e का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है बट लेस देन 1 होता है, ठीक है। कि ये वैल्यू जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, ये आपने देखा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आप लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लें कितना है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लें कितना है। और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम होता है। तो जो डिफरेंसेस होगा काइनेटिक एनर्जी का, वही क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कोलिजन में कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो वो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल के, जो यहाँ से आप निकाल लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आप यहाँ से निकालेंगे या यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। दोनों निकाल सकते हैं। अगर ये केस हो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन तो आप यहाँ से निकाल लें, अगर कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन ना हो तो आप यहाँ से निकाल लें फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से माइनस करेंगे, डैट इज यहाँ देख लें के आई माइनस के एफ, यही क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, कि इतना एनर्जी पार्टिकल लॉस करेगा कोलिजन में जो हीट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये था हमारा इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। इस पे कुछ और पॉइंट्स हैं कोलिजन पे जो हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ हमारा जो अगला केस होगा वो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। क्या होगा कि अगर कोलिजन 2 डायमेंशन में हो, अब तक हमने जितने भी कोलिजन देखे हैं वो कोलिजन इन 1 डायमेंशन हमने अभी तक देखा है, अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब हम लोग कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे कि कोलिजन अगर 2 डायमेंशन में हो तो क्या होगा। देखिए, ये बॉडी है A और ये बॉडी B है जिसका मास m1 है और m2 है। ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर लेकर चलना है। अगर यूनिट वेक्टर लेकर नहीं चलेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये रेस्ट में है और ये मूव कर रहा है u1 से पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इसको निगेटिव, ठीक है। यहाँ ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और नीचे वाले को निगेटिव मान लेते हैं। यही तो करते हैं वेक्टर के फॉर्म में। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा आपका, पहले आप ये निकालें। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 यूनिट वेक्टर i, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। और क्या हुआ कि ये बॉडी A B को आकर हिट कर दिया, मगर कोलिजन हेड ऑन नहीं था। मीन्स हेड ऑन कोलिजन नहीं था, हेड ऑन। कोलिजन हेड ऑन कोलिजन नहीं था तो क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो किसी अदर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये A इस डायरेक्शन में मूव कर गया, एंगल θ1 बनाया x एक्सिस के साथ, और ये मूव कर गया B इस डायरेक्शन में, एंगल θ2 बनाया x एक्सिस के साथ। अब आप क्या करेंगे कि आपको ये निकालना है कि फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा। आपको यहाँ से वेक्टर का भी समझ आ जाएगा कि कैसे हम मोमेंटम लिखते हैं 2 डायमेंशन के केस में। देखें क्या होगा कि आप सबसे पहले मोमेंटम का कंपोनेंट लिखें। जब ये पार्टिकल जा रहा है फाइनली इस डायरेक्शन में तो मोमेंटम क्या होगा, इस वाले पार्ट का क्या होगा, m1 v1 cos θ1 होगा A का, और y एक्सिस की तरफ क्या होगा
m1v1 साइन थीटा 1 होगा। b का क्या होगा, x एक्सिस के लॉन्ग m2v2 cos थीटा 2 होगा, और y एक्सिस की तरफ क्या होगा, m2v2 साइन थीटा 2 होगा। अब आप मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। मोमेंटम जो हम कंजर्व करते हैं वो एक्सिस के अलोंग कंजर्व करते हैं, ठीक है। वो आपको बताते हैं कैसे कंजर्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम हमारा आई एक्स एक्सिस की तरफ है, तो फाइनल मोमेंटम भी एक्स एक्सिस की तरफ कंजर्व होगा। तो क्या लिखेंगे आप फाइनल मोमेंटम लिखेंगे इसका m1v1 cos थीटा 1 यूनिट वेक्टर I प्लस m2v2। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे फाइनल मोमेंटम m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो आप इस मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, क्या लिखेंगे, m1u1 इज इक्वल टू m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2, ये लिखेंगे, ठीक है। ये आप लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस की तरफ जब आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे, आपको मोमेंटम एक्सिस के अलोंग कंजर्व करना है। तो एक्स एक्सिस की तरफ जो इनिशियल मोमेंटम था इतना था, फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस की तरफ इतना हो गया, तो आप मोमेंटम को कंजर्व कर लिया, ठीक है। अब आप अब आप वाई एक्सिस की तरफ मोमेंटम कंजर्व करो। इनिशियल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस 0, ये लिख देते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग 0, पार्टिकल का वाई मोमेंटम के अलोंग कोई वाई एक्सिस के अलोंग कोई मोमेंटम है इनिशियली, नहीं है, 0 है। फाइनल वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम क्या होगा, देखिए ये m1v1 साइन थीटा 1 यूनिट वेक्टर जे, और ये माइनस हो जाएगा m2v2 साइन थीटा 2, ठीक है, माइनस अब आप क्या कर सकते हैं, y एक्सिस के अलोंग भी मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0, और आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो आप इस तरह का अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करके सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या है, इक्वेशन है, और आप आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ये भी था एक आपको जनरल कंसेप्ट के लिए कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हम 2 डायमेंशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और एक्सिस की अलोंग मोमेंटम को कैसे कंजर्व करते हैं। तो हमने यहाँ से देखा कि अगर एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व करना हो 2 डायमेंशनली तो हम किस तरीके से करते हैं कि एक्स एक्सिस का मोमेंटम एक्स एक्सिस के साथ कंजर्व करेंगे और वाई एक्सिस का मोमेंटम वाई एक्सिस के साथ कंजर्व करेंगे, और फिर उसके बाद आप सॉल्व करके जो वेरिएबल्स हैं उसके वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका इस पे थोड़ा जनरल कंसेप्ट और जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, नाउ ये हमारा आखिरी कंसेप्ट होगा कोलिजन पे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये है कि कोलिजन बिटवीन स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या होगा कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम अगर आपस में कोलाइड करे, ठीक है, ये ब्लॉक है M2, इसमें एक स्प्रिंग अटैच है और ये M1 है, ठीक है, और ये पूरा सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के अंदर एक्ट नहीं हो रहा है। तो जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में एक्ट नहीं होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on the system, then momentum will remain conserved. Then momentum will remains
कंजर्व्ड। और दूसरा ये है कि चूंकि इसमें जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स होगा जब सिस्टम कोलाइड करेगा तो, और ये कंजर्वेटिव नेचर का है, तो एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। एंड वर्क इज डन ओनली विद द कंजर्वेटिव फोर्स। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कंजर्व्ड होता है। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्व होगा और एनर्जी भी कंजर्व होगा। देखते हैं सिचुएशन क्या है और कैसे डील करना है इसको। देखिए क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक है M1, V1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है। ये क्या करेगा, इससे आके कोलाइड करेगा, ऐसे कोलाइड करेगा। जैसे ही कोलाइड करेगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा। अब ये क्या है कि स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आएगा, ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन आएगा, मान लेते हैं कि स्प्रिंग के बाद, मान लेते कुछ देर के बाद स्प्रिंग के अंदर एक्स कंप्रेशन आ गया, तो मान लेते किसी टाइम टी के बाद स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन एक्स हो गया, तो स्प्रिंग का फोर्स अपना फोर्स होता है क्या, के एक्स फोर्स होगा स्प्रिंग का। तो अब क्या होगा कि स्प्रिंग जब कंप्रेस होगा तो M1 ब्लॉक पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा, स्प्रिंग फोर्स kx। तो अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पार्टिकल डिसलेरेट करेगा, और पार्टिकल जब डिसलेरेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे दो केसेस है कि ये स्प्रिंग M1 को डिसलेरेट कर रहा है और इसके वेलोसिटी को डिक्रीज करवा रहा है, जबकि M2 को क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा सेम डायरेक्शन में। ये M2 को इस साइड फोर्स एक्सर्ट करेगा, M2 को फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि M2 की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और M2 एक्सेलरेट करेगा और क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसकी डिक्रीज होगी, इसकी इंक्रीज होगी, और ये बॉडी मूव करता रहेगा, और क्या होगा कि ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन में आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। अब इस ब्लॉक के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि ये स्प्रिंग को फर्दर कंप्रेस कर सके, ये मैक्सिमम कंप्रेशन में आ जाएगा और सिस्टम कुछ इंस्टेंट के लिए कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेगा। कहने का ये मतलब है कि अब ये अभी तो इस दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, M1 कुछ और है और V2 कुछ और होगी। आफ्टर टी टाइम टी दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ये इसको डिसलेरेट करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। बट कुछ देर के बाद क्या होगा कि स्प्रिंग अपने मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा, और जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा तो सिस्टम कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। उस कॉमन वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं। यही हमें फाइंड करना है कि स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा और स्प्रिंग की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम मोमेंटम का कंजर्व करेंगे। मोमेंटम को आप कंजर्व कीजिए, क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम M1 V1 इनिशियल मोमेंटम। फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया तो पार्टिकल सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू V। आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे सिस्टम की कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। इसको हम बोलते हैं कॉमन वेलोसिटी।
तो आप v फाइंड कर लेंगे, क्या होगा m1v1 बाई m1 प्लस m2। अगर आपको कॉमन वेलोसिटी अगर पता है तो आप इसके अंदर का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा वो मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करके। इनिशियल एनर्जी कितना है आप ये निकाल लें, कितना होगा एनर्जी, हाफ m1v1 का होल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा। और फाइनल एनर्जी कितना हो रहा है सिस्टम पे, तो फाइनल जो एनर्जी होगा सिस्टम का वो काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ m1v1 v का होल स्क्वायर और प्लस कॉम्प्रेशन, स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से आप एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये हाफ 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। v की वैल्यू आपको यहां से पता है, v की वैल्यू आपको यहां से पता है, आप यहां रख देंगे v की वैल्यू और आपको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन भी फाइंड करते हैं स्प्रिंग का। इस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके कंसेप्ट को और अच्छा कर देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इस थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और आपको और अच्छे से समझ में थ्योरी आ जाएगा। क्या है कि ईच ऑफ द ब्लॉक्स शॉन इन द फिगर हैज मास 1 kg। ये तो ब्लॉक हैं जिसके मास कितने हैं 1 kg है, ठीक है, 1 kg। अब ये कह रहा था द रियर ब्लॉक मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो रियर ब्लॉक है, पीछे वाला ब्लॉक है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करके आ रहा है और ये ब्लॉक रेस्ट में है इससे, जिससे एक स्प्रिंग अटैच है। और ये कह रहा है कि ये स्प्रिंग मासलेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर कोई कॉम्प्रेशन और एक्सटेंशन नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट इसकी कितनी है, के की वैल्यू 50 है, 50 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये कह रहा है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितनी होगी स्प्रिंग के अंदर। मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन जो होता है वो तब होता है जब दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी अटेन कर ले। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन एट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन both blocks moves with common velocity। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। आप वो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करें क्या होगा। मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, आप मोमेंटम कंजर्व करके कॉमन वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम 2 × 1 होगा और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दोनों के मास को ऐड कर लीजिए 1 + 1 इंटू कॉमन वेलोसिटी v, ये हो जाएगी 2 = 2 और 2v, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पे वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड होगी। अब आप यहाँ से मैक्सिमम कॉम्प्रेशन निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के। लगा ले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इनिशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है, हाफ m(v²) 4 और फाइनल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हाफ के x² और काइनेटिक एनर्जी हाफ m, दोनों का मास 2 और कॉमन वेलोसिटी 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हाफ k की वैल्यू है 50 x² प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपको, ये इधर चला जाएगा तो 1/1/2 50 x², तो ये हो जाएगा x² = 2/50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मैक्सिमम x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा
0.2। तो 0.2 मीटर इसका मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आपका जो कंसेप्ट है स्प्रिंग मास सिस्टम का, इस पे कंसेप्ट आपका पहले से और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर था ये कंप्लीट होता है कोलिजन का लेक्चर। और फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर नीट के, और फिर जो हमारा जो कंसेप्ट जो हमने आपको लेक्चर में बताया है वो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।